इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताऊंगा। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या थी, रेजिस्टेंस, तो ऐसे ही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस कहाँ पर बनता है, कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस है। तो दो चालक प्लेट के बीच अगर किसी इंसुलेटर अचालक पदार्थ को रख दिया जाए तो उसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता आ जाती है। इसी को कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटेंस का प्रतीक सी तथा मात्रक फैराड है। तो इसकी जो यूनिट है वो फैराड है, और इसका जो सिंबल है ना वो सी से शो किया जाता है। सिंबल इस तरीके से इसका अगर वैसे बात की जाए, सिंबल ये बना हुआ है, ये हमारा सिंबल बना हुआ है। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है। तो जैसे माने चलो ये बना हुआ है, ये इसके बीच में ये इंसुलेटर है ये, और इधर को ये चालक प्लेट है। दोनों इसके बीच में क्या रख दिया हमने, इंसुलेटर। जैसे ही इसमें कोई भी हम माने चलो कि कोई वोल्टेज देंगे तो इंसुलेटर के कारण क्या होगा कि इसमें वोल्टेज करंट फ्लो नहीं होगा। परंतु इसकी वोल्टेज देने पर क्या होगा कि थोड़ा सा जो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर की जो बाहरी कक्षा होती है, ऑर्बिटर होता है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या है ना, जैसे माने चलो इधर को मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दी, ये नेगेटिव दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर से पॉजिटिव जा रहा है करंट, इसमें प्लेट पर कौन सा जा रहा है, बैटरी से पॉजिटिव करंट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लेट ऐसे करके, और यहाँ पर पॉजिटिव, ये हमारी सप्लाई से दे रखी है। इस तरीके से क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन जो खिंच के आए हैं, बाहर की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर आए हैं इंसुलेटर से, इनसे क्या होगा, जितने खिंच के आए उतना ही करंट फ्लो होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इकट्ठे हो जाता है, करंट फ्लो खत्म हो जाता है। तो वो तो ना के बराबर करंट फ्लो होता है। तो यही हमारा एक चार्ज के रूप में प्लेटों पर जमा हो जाता है। जो चालक प्लेट है ये, इस पर चार्ज स्टोर हो जाता है। इसलिए जैसे हम इसमें ये कुछ वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाएगा प्लेटों पर, और जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा। प्लेट का अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। अब प्लेट के साथ साथ इंसुलेटर भी बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि प्लेट में बड़ी कर दूं, इतनी बड़ी ऐसे कर दूं और बड़ी इंसुलेटर छोटा रहे, नहीं, इंसुलेटर भी उसके साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें, पर कंटिन्यू करंट फ्लो नहीं होता। और जो इंसुलेटर बीच में यूज हो रहा है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक के नाम से भी जानते हैं। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक, इसे डाइलेक्ट्रिक के रूप में जाना जाता है। तो कैपेसिटर में इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। ये थोड़े से पॉइंट ध्यान रखना। और इसमें एनर्जी जो स्टोर होगी, जो चार्ज होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। तो इसीलिए Q बराबर प्रोपोर्शनल या बराबर क्या है, V। जितनी ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी प्लेट पर, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमारा Q बराबर V। अब जो एनर्जी स्टोर होगी, जो कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी के अनुसार होगी, इसीलिए नियतांक बराबर Q अपॉन V। और जो नियतांक है या कैपेसिटी वो क्या, C बराबर Q अपॉन V। Q चार्ज कूलम में, और V वोल्टेज, और C कैपेसिटेंस। इसलिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बनता है, कैपेसिटर Q बराबर CV। जब हमारे को चार्ज निकालना हो तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। अगर कहीं पर हमारा चार्ज और वोल्टेज दी हुई है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक ये बना हुआ है फॉर्मूला, और Q वाला ये बन गया। अब बचा क्या, कहीं पर ऐसे V निकालना हो तो क्या बन जाएगा, Q अपॉन C। तो इसलिए ओम्स लॉ की तरह इसके भी ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। एक ये हो गया, एक ये सर्कल ये वाला, और एक ये। ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर वोल्टेज मान परिवर्तनों का विरोध करता है। जैसे इंडक्टर क्या कर रहा था, करंट मान परिवर्तनों का विरोध इंडक्टर करता है, और कैपेसिटर किसका करता है, वोल्टेज मान परिवर्तनों का विरोध करता है।
ठीक है। तो ये कुछ मेन लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब ये हमारी बात चल रही है कि फैराड होता क्या है। फैराड हम कैसे वो कह सकते हैं एक फैराड है। एक फैराड कब होगा, तो उसकी कुछ कंडीशन है। यदि किसी कैपेसिटर में 1 वोल्ट के वोल्टेज से 1 कूलाम चार्ज स्टोर हो जाए तो उसकी कैपेसिटी 1 फैराड होगी। कोई कैपेसिटर है, उसमें 1 वोल्टेज हमने दी, 1 वोल्टेज का वोल्टेज दी, तो उससे चार्ज कितना स्टोर हो जाए, 1 कूलाम। 1 वोल्टेज से 1 कूलाम चार्ज स्टोर हो जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी मानी जाए, 1 फैराड। इसलिए 1 फैराड बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। 1 फैराड को ऐसे भी मेजर कर, ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, 9 × 10⁻11 ECU। ECU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो ये 1 कूलाम बराबर इतना भी हो जाता है। ये भी मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैपेसिटर, अब इस हम बात की जाए जो फैराड, अब शब्द तो बोल दिया 1 फैराड, पर 1 फैराड में बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसलिए कभी को आप कैपेसिटर वगैरह देखते हो तो वो छोटी छोटी यूनिट उस पर लिखी रहती है, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड। नैनो की तो बहुत ना के बराबर आपको मिलेंगी, फिर भी थ्योरी में तो लगभग आ ही जाता है नैनो, प्रैक्टिकली आपको बहुत कम मिलेंगी नैनो वाली, मिल भी जाती हैं। तो माइक्रो, नैनो और पिको फैराड में ये छोटी छोटी यूनिटों में हमारी कैपेसिटर होती हैं, क्योंकि जो फैराड है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अगर 1 फैराड का कैपेसिटर में बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। अगर इसे मैं बात करूं तो 1/10⁻6 फैराड। तो ये तो आपको पता है, अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। ऐसे ये 1 नैनो फैराड बराबर 10⁻⁻9 फैराड। इसे भी 1/10⁻9 फैराड। और 1 पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड। तो ये भी 1/12 फैराड हो जाएगा। तो इसे आप देख रहे हो, तो ये जो हमारा पिको फैराड है वो माइक्रो से है। जैसे माइक्रो फैराड इंटू माइक्रो फैराड, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पिको फैराड बन जाता है। यूनिट है, तो कन्वर्जन आपने देख ही लिया होगा। तो माइक्रो कैपेसिटर अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बन जाता है, पिको। इसके बाद है जो कैपेसिटर के अंदर जो एक्शन होता है, कैपेसिटर किस फंडामेंटल पर काम करता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन होता है उसके अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस रूप में होती है। तो कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी है ना, एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। कुछ मेन क्वेश्चन है जो आते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। वो कैसे स्टोर हो जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई मान के चलो ये कोई कैपेसिटर है, इसमें कोई सप्लाई हम देते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे ऐसे प्रोटॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, प्लेट चार्ज हो जाएगी। तो इसमें जो चार्ज है, जो एनर्जी स्टोर की इस कैपेसिटर ने, वो किसी रूप में की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। तो इसे मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में इंसुलेटर होने के कारण उसमें निरंतर करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन कैपेसिटर में क्षणिक करंट प्रवाह अवश्य होता है। क्षणिक करंट फ्लो होने के कारण कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और उसके चारों ओर स्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को स्टोर करने का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन 1/2 CV²। ई क्या है, एनर्जी किस में रहेगी, जूल में। एनर्जी जूल में होगी। ये हमारा जो कैपेसिटेंस है ये रहेगा हमारा फैराड में। और वोल्टेज किस में रहेगी, PD। V क्या है, PD। पोटेंशियल डिफरेंस ये किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, उसका ये फॉर्मूला है हमारा। इसे ध्यान रखना है आपको।
एनर्जी ई बराबर 1/2 CV²। तो जो एनर्जी स्टोर कंटिन्यू करंट फ्लो नहीं होता, जैसे मैंने बताया, जैसे ही इस पर चार्ज स्टोर हो गया, जो इंसुलेटर था उसके इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आ गए, तो प्रोटॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे उन्हें खींचने के लिए। जैसे यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन आ गए, करंट फ्लो नहीं होगा। तो जितना बहुत करंट फ्लो हुआ बहुत ना के बराबर वो इस एनर्जी को यहाँ पर प्लेट पर लाने के लिए, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन बोला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट वोल्टेज जो लीड लैग करता है कैपेसिटर के अंदर, करंट लीड करता है, उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है।